अब 17% की शरह सूद एक बहुत ही अट्रैक्टिव रिटर्न है, मगर लोगों का एक रुझान नहीं नज़र आ रहा है। इनफैक्ट कमर्शियल बैंक्स का भी रुझान नहीं नज़र आ रहा है कि वो डिपॉजिटर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें कि लोग डॉलर या फिर सोना रखने की बजाय बैंक में पैसे रखवाने के लिए और एक हाई रिटर्न लें, जो कि 5-6 साल में आपकी इनकम जो है वो डबल हो जाएगी, आपका अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा। तो ये क्या वजह है कि आप क्या बैंक्स का रुझान नहीं है कि वो डिपॉजिट्स को बढ़ाएं, क्योंकि एडवांस डिपॉजिट रेशो का मसला है? क्या मसला है? नहीं, बैंक्स के पास डिपॉजिट्स तो अभी बहरहाल रीज़नेबल पेस पे बढ़ रहे हैं। सिर्फ ये थोड़ा सा ईयर एंड के ऊपर थोड़ा सा उसमें स्लो डाउन नज़र आएगा आपको, बट अदरवाइज़ डिपॉजिट रेट के ऊपर हमें कोई इतना मेजर इशू नहीं है, क्योंकि वो डिपॉजिट रेट तो बिल्कुल एक अच्छे रेट के ऊपर वो उसमें इजाफा हो रहा है। असल बात ये है उनकी लैंडिंग साइड के ऊपर कि लैंडिंग साइड के ऊपर चूँकि रिस्क थोड़े बड़े हुए हैं, तो इसलिए बैंक्स जो है वो लैंडिंग में ज़रा थोड़ा सा केयरफुल हुए हैं। तो वो ज़्यादा हमारे लिए इस वक्त जो है वो एक कंसर्न है, और जिसको हम बैंक्स के साथ कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं और उनको एड्रेस करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मगर इस रेट पर और इस इकोनॉमिक स्लो डाउन के साथ लैंडिंग कैसे बढ़ेगी इकोनॉमी में? नहीं, लैंडिंग तो देखें अभी जब जो थोड़ी सी जो गैर यकीनी की सूरत हाल अभी बनी हुई है, इसमें थोड़ा सा जब बेहतरी आनी शुरू होगी और साथ में जो हमारे ये जो एक्सटर्नल साइड की चीज़ें हैं ये बेहतर होना शुरू होंगी, तो फिर आप देखेंगे कि ये लैंडिंग साइड में भी बैंक्स काफ़ी एक्टिव हो जाएंगे। बैकलॉग क्लियर करने का इरादा रखते हैं जो कि इस वक्त पोर्ट्स पर है? जी, उसके लिए हमने अभी आज ही एक बैंक्स को एक इंस्ट्रक्शंस इशू की है, जिसमें कि हमने उनको कहा है कि आप एक तो जो वहाँ पे शिपमेंट जो स्टकअप हुई हैं उनको फैसिलिटेट करें इंपोर्टर्स को, और उसमें हमने उनको अलाउ किया है कि, और ये भी अगेन जो हमारे बिज़नेस कम्युनिटी है उनकी तरफ से सजेशन हमें आया था कि अगर वो ख़ुद से उनके पास कोई फंडिंग बाहर अरेंजमेंट है तो आप हमें अलाउ कर दें, या उसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर हम ख़ुद वहाँ पे अपने सप्लायर से मिल के कोई डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट कर लेते हैं, तो हमने कहा कि ठीक है, अगर आप 180 दिन या उससे ज़्यादा का आपके पास डेफर्ड पेमेंट का अरेंजमेंट है तो बैंक्स को हमने कहा कि आप बिल्कुल इनको अलाउ करें ताकि उनको फैसिलिटेट किया जा सके। तो इसमें हमें हमारा ख्याल ये है कि काफ़ी सारा बैकलॉग जो इसमें जो स्टॉकअप इंपोर्ट्स का है शिपमेंट्स के ऊपर जो पोर्ट्स के ऊपर है वो काफ़ी क्लियर होगा। लेकिन जो बाकी बचेगा उसके लिए हमने चैम्बर्स के साथ कोऑर्डिनेट किया, हमने उनको जो है वो रिक्वेस्ट की है कि आप हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें ताकि हम उसमें देखें कि कौन सी इंपोर्ट्स हैं जो स्टक हुई हैं और उसमें कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, और फिर उसके बाद हम अपनी कैपेसिटी को देखते हुए उसको जो है वो ग्रेजुअली क्लियर करना शुरू करें। तो उनके साथ एक हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और उस पर इस सारी सिचुएशन को असेस करके तो फिर एक हम उनको रोड मैप देंगे कि ये कैसे। तो बार बार हमारा इसका बॉटम लाइन यही है कि हम चाहते हैं कि ये जो स्टॉकअप शिपमेंट्स है इनको क्लियर किया जाए और बिज़नेस को फैसिलिटेट किया जाए। और इस वक्त एक नज़र आ रहा है, आपने भी कहा इसमें कि फिस्कल पॉलिसी जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। टाइट मॉनेटरी स्टांस हो और एक्सपेंशनरी फिस्कल स्टांस हो, और ये हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट है फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी के साथ जब से आपने टाइटनिंग शुरू की है। मगर एक अजीब सा ट्रैप है जिसमें इकोनॉमी फंस गई है, चाहे वो एक्सटर्नल साइड पर हो डोमेस्टिक साइड पर हो। आप कहते हैं कि हुकूमत को फिस्कल डिसिप्लिन में हुकूमत को आना चाहिए, ज़ाहिर इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं, मगर जब आप शरह सूद बढ़ाते हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि पहले 6 महीने में गवर्नमेंट ने तकरीबन 2570 अरब रुपए सिर्फ सूद में पे कर दिए हैं, जो कि एनुअल टारगेट था 4000 अरब रुपए का, उसका 65% है, क्योंकि जब शरह सूद बढ़ रही है तो हुकूमत की पेमेंट्स बढ़ रही हैं, और एक्सपेक्टेड है कि शायद 5000 अरब रुपए सिर्फ सूद की मद में हुकूमत इस माली साल में अदा करेगी, जो कि 4000 अरब के टारगेट से 1000 अरब रुपए ज़्यादा है। तो ये अजीब सा ट्रैप नहीं है कि आप सूद बढ़ाते हैं शरह सूद तो हुकूमत की पेमेंट्स बढ़ जाती हैं? फिस्कल डिसिप्लिन कैसे आए इस मीशत? देखिए, इसमें आप जब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी का जो डिसीजन होता है उसमें कोई एक चीज़ किसी एक फैक्टर को नहीं देखा जाता, उसमें उसमें आपकी एक्सटर्नल साइड की चीज़ें भी देखी जाती हैं, उसमें आपका इन्फ्लेशन भी देखा जाता है, उसमें आपकी जो ग्रोथ है उसके साइड की चीज़ें भी देखती हैं, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैसे मूव कर रही है वो भी। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद जो है वो फिर एक डिसीजन लिया जाता है। तो ज़ाहिर है कि और ये कोई डिसीजन बाज़ का बड़ा मुश्किल जो है वो फ़ैसला होता है कि आप हर चीज़ को तो बिल्कुल ठीक तरीके से वो नहीं रख पाते। कुछ चीज़ों में आपको उसके यकीनन कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वो होते हैं जो भी एक्शन आप लेते हैं। तो लेकिन आपको ब्रॉडर पिक्चर सामने रखनी है और आपकी डायरेक्शन किस तरफ है, आप कहाँ पे जाना चाहते हैं उसको आपने सामने रखना है। आज अगर हम ये फ़ैसले नहीं करते और ये इसी तरह जो है वो महंगाई बढ़ती रहती है तो कल को आपको जो उसकी कास्ट पे करनी पड़ेगी वो शायद आज की कास्ट जो शॉर्ट टर्म कास्ट है उससे बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए अगर आप आज मुश्किल फ़ैसला कर लेंगे और कल आपका जो है वो बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी और इसके नतीजे में आपकी ग्रोथ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो वो ओवरऑल इकानमी के लिए हम समझते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर बात है, बजाय इसके कि आप शॉर्ट टर्म के अंदर आसान और
खुश करने वाले फ़ैसले करें और बाद में उनका नतायज जो है वो आने वाले दिनों में भुगतें, तो वो शायद ज़्यादा कोई एडवाइजेबल चीज़ नहीं। तो फिर लॉन्गर रन में तो पाकिस्तान को अपने टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ाने होंगे अगर डेफिसिट्स ख़त्म करने हैं, अगर इकोनॉमी को अपने पैरों पर खड़ा करना है। इन डेफिसिट्स के साथ और इस सूद की अदायगियों के साथ तो नहीं चल सकते। बिल्कुल, ये आपने बात ठीक की है कि अभी हमारा टैक्स GDP रेशो बहुत कम है, लेस दैन 10% है, और इसमें हमें मेरा हाल है कि रेवेन्यू साइड के ऊपर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास एक्सपेंडिचर कम करने का शायद इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंसेस आपके जो है वो आपको करने ही है गवर्नमेंट चलाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने जो रेवेन्यूज़ हैं उसको आप बढ़ाएं, आमदनी बढ़ाएंगे तो उसके नतीजे में आप खर्चे जो है उनको फाइनेंस कर सकेंगे, और अगर उसमें डेफिसिट आता रहेगा तो फिर आप जो है वो बोरिंग करते रहेंगे। तो एक और बात है जिस पे मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि ज़रा दो आर्गूमेंट हैं। एक ये है कि जी करेंसी को हमें गिराना चाहिए, और करेंसी गिरती है तो उस पर हमारी एक्सपोर्ट्स भी कंपेटिटिव रहती हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और ये मामला होगा। मगर दूसरी साइड का आर्गूमेंट ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स 100 रुपये से 230 रुपये की जब करेंसी हो गई है तो कितना इजाफा हुआ है, उसी के आसपास हमारी एक्सपोर्ट्स मौजूद हैं। जैसे ही हम करेंसी गिराते हैं तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आते हैं, जब इन्फ्लेशन आती है तो हम उसी साइकिल में फंसते जाते हैं कि वो महंगाई रहेगी, फिर शरह सूद बढ़ेगी, फिर ग्रोथ पर इम्पैक्ट आएगा, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ती नहीं है। आप क्या समझते हैं, कौन सा आर्गूमेंट ठीक है? देखिए, आपको एक बैलेंस आउट करना है इसमें, ये दोनों तरफ के आर्गूमेंट्स ठीक है, आप उसमें बिल्कुल आप उसका इम्पैक्ट होता है। हमने भी पूरा इस पे ऊपर रिसर्च की हुई है कि आप जब आप करेंसी का मूवमेंट होता है तो उसके नतीजे में एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो है वो फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो कितना फ़र्क पड़ता है और उसमें कितना बैलेंस आपको रख के चलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए हम जो देखते हैं उसमें उसको बैलेंस करने की कोशिश करते रहें, और आप इसमें देखें कि अब ये नहीं है कि करेंसी बिल्कुल किसी एक जगह पे स्टक हुई है, उसमें मूवमेंट आती है और उसके नतीजे में आप देखें कि जो एक्सपोर्ट्स को जो हमारी तरफ से जो सहूलत मिलनी चाहिए वो मिल रही है। लेकिन ये कि साथ साथ दूसरे फैक्टर्स भी और बहुत सारे वो फैक्टर्स हैं जो एक्सपोर्ट्स को जो है वो मुतासर करते हैं, तो हमें उन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना है। खाली हमें करेंसी के जरिए एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की जो है ना वो मेरा ख्याल वो स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, वो ठीक स्ट्रेटजी नहीं है। बट हमारे पास क्या एक्सपोर्टेबल सरप्लस है भी कि जो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी बढ़ जाएंगी कि हमारे ये करंट अकाउंट डेफिसिट के जो मसाइल हैं वो इंपोर्ट्स कर्टेल करके नहीं एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर आ रहे होंगे, क्योंकि $70 अरब $65 अरब की एक्सपोर्ट एक 22 करोड़ इंपोर्ट्स एक 22 करोड़ के मुल्क के लिए मसला नहीं है। $25 अरब की एक्सपोर्ट्स मसला है कि वो बहुत कम। इसीलिए मैंने कहा कि वो दूसरे फैक्टर्स की आपको मतलब आप खाली करेंसी के बेस पे कहें कि एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो वो इस तरह वो नहीं चीज़ें चलती, बल्कि आपको दूसरे उसके साथ जो रिलेटेड चीज़ें एक्सपोर्टेबल सरप्लस आपको बढ़ाना है, आपने अपनी क्वालिटी जो है वो बेहतर करनी है, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर मार्केटिंग करनी है, वो सारी चीज़ें भी साथ करेंगे तो फिर एक्सपोर्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट है। एज ऑफ नाउ ग्रोथ आप अपने, क्योंकि इसमें फिर स्टेटमेंट में इशारा दिया गया है, बट अब ये खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान नेगेटिव ग्रोथ होगी। पहले ही लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आप भी जिक्र करेंगे नवंबर में नेगेटिव 5% रही है, डिमांड बहुत तेज़ी से नीचे जा रही है, तो क्या हम मनफी ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं इस साल? नहीं, अभी तो हमारा नहीं ख्याल मनफी का। हमने जो लास्ट हमारी नवंबर में मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी, कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें 2% का हमने जो है वो फोरकास्ट किया था फॉर द करंट फिस्कल ईयर कि ये 2% पे रहेगी। अभी जो हमारी आज जो मीटिंग हुई है उसके अंदर भी हमने ये सारा डाटा रिव्यू किया है, और अब हमारा ख्याल ये है कि ये शायद 2% से थोड़ी कम होगी। इसमें डाउन साइड जो है वो हमारे पास काफ़ी रिस्क हैं, बट ये कि नेगेटिव का हमारा एटलीस्ट असेसमेंट नहीं है कि ये नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव में होगी, लेकिन कितनी पॉजिटिव होगी ये आगे चल के आने वाली चीज़ों से पता चलेगा। वैसे यानी एज ऑफ नाउ जो पाकिस्तान के लिए लाजमी है एक फिस्कल डिसिप्लिन, साथ में IMF का प्रोग्राम, ताकि हमारे एक्सटर्नल जो इनफ्लोज हैं वो अनलॉक हो सकें, ये आपका भी मैसेज? जी, ख़ासकर जो है वो IMF प्रोग्राम हमें कंक्लूड करना है और ऑलरेडी उसमें हम हैं, और साथ में फिर उसके जो इनफ्लोज जो लाइन अप किए हुए हैं उनको हमें मोबिलाइज़ करना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है।